हेलो यार सौम्या, एक बात बताना जल्दी से। अरे क्या हुआ भाई, कितनी हड़बड़ाई हुई क्यों है? तेरी ट्रेन छूटी जा रही है क्या? अरे तू चुप बैठ यार, जल्दी से ये बता, ये तहरी कैसे बनती है? महक को अपने नए ससुराल में परेशान देखकर सौम्या उसके मजे लेने लगती है और उसको छेड़ते हुए कहती है, ओहो, तो मेरी दोस्त को उसके नए ससुराल में काम मिल ही गया। अरे यार तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मेरी यहाँ जॉब लगी हो। दोनों एक ही बात है मैडम। अच्छा चल बकवास बंद कर, जो पूछा है वो बता जल्दी से। अरे यार तू भी ना पागल है, तहरी का क्या है, वो बस नमकीन चावल होते हैं। क्या मतलब? जैसे नमकीन चावल बनते हैं ना, वैसे ही बना दे उसे भी। बाद में उसको सब्जी की तरह छौंक देना और साथ में आलू डाल देना, बस बन जाएगी तेरी तहरी। अरे वाह यार, ये तो बहुत आसान है। अच्छा चल अब बाय, बाद में बात करती हूँ। वाह मैडम, काम हो गया तो निकल ली। अब महक सौम्या की कॉल काट देती है क्योंकि उसे लगता है तहरी बनाना अब उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। वो पूरे जोश से सब्जियां काटने लगती है, टमाटर, आलू, मटर, सब कुछ। फिर चावल धोकर कुकर में रख देती है। चलो भाई, अब ऐसी तहरी बनाऊंगी कि मेरी सासू माँ भी कहेंगी, वाह बहू वाह, क्या तहरी बनाई है। अब तो सब मेरी तारीफ करेंगे। क्या बात है बहू, आजकल अपने में ही बातें करने लगी है। अरे माँ जी आप। क्या हुआ महक, तू तो ऐसे डर रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो। अब तुझे मैं भूत लग रही हूँ क्या? ऐसे पीछे से कोई सास आकर खड़ी हो जाए तो किसी भूत से कम थोड़ी ना लगेगी। कहाँ खो गई? अरे माँ जी आप किचन में क्या कर रहे हो? आप तो आराम से सोफे पे बैठिए। आज मैंने ना 1 नंबर खाना बनाया है, आज तो आप बस बैठो। तभी पूजा भी किचन में आती है और महक से कहती है, क्या सोचने लगी भाभी, तहरी अच्छे से बना रही हो ना? आज तो खाने को कुछ अच्छा मिलेगा, बताओ ना भाभी। अरे हाँ, मेरी प्यारी ननद को आज तहरी बहुत पसंद आएगी। आज तो आप खाने के साथ साथ उंगली तक खा जाओगे। वाह भाभी, तो जल्दी से ले आओ, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठने जा रही हूँ। हाँ चल, मैं भी चल रही हूँ, बहू को काम करने दे। अब चावल पक जाते हैं, फिर महक उन्हें कढ़ाई में डालकर ऊपर से सब्जियों का छौंका लगा देती है। ढेर सारा मसाला, तेल और खुद के बनाए स्वाद की तारीफ भी खुद ही करने लगती है। लो जी, ये तैयार होगी मेरी स्पेशल खुशबूदार तहरी। अब देखो सब कैसे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब सारे घर वाले थालियां लेकर डाइनिंग टेबल पर खाने बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही महक तहरी परोसती है, पहली बाइट लेते ही सबके चेहरे ऐसे बन जाते हैं जैसे किसी ने चावल की जगह दलिया परोस दिया हो। महक, ये तहरी है या खिचड़ी में रायता मिलाया गया है? क्यों, क्या हुआ? भाभी, आपने चावल को पकाया है या उबाल कर पिलाने लायक बना दिया है? नहीं तो मैंने तहरी सही से बनाई है। लेकिन बेटा, ये तो बहती हुई सब्जी जैसी लग रही है, इसमें चावल ढूंढने के लिए चम्मच नहीं चलने की जरूरत पड़ेगी। हाँ आप सब लोग इसको खाओ मत, पी जाओ। कमलेश की बात सुनकर सबकी हंसी के बीच महक की आंखें नम हो जाती है। वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप थाली की तरफ देखने लगती है, फिर किचन की ओर चल देती है। सच में इतनी बुरी तहरी बनी? मैंने तो सही से बनाई थी, पर नहीं, ये गड़बड़ कैसे हो गई? अब सब मेरा मजाक उड़ा रहा है। महक किचन में खड़ी अपने में ही बड़बड़ा रही थी। थोड़ी देर बाद सुनीता खुद किचन में आती है और देखती है कि महक उदास खड़ी है और उसके हाथ में मोबाइल है। शायद फिर से गूगल करने की सोच रही हो। अरे बहू, इतनी सी बात पर उदास क्यों हो गई? अगर तुझे तहरी बनाना नहीं आता मुझसे कहती, मैं तुझे सिखा देती। सॉरी माँ जी, मैंने सोचा मैं खुद ही बना लूं, लेकिन सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। अरे नहीं बेटा, इसमें क्या हो गया, तेरा ही तो परिवार है। वैसे भी हम सब तो मजाक कर रहे थे। फिर भी माँ जी। अरे छोड़ अब ये बात, चल आज बाजार चलते हैं, तुझे असली शाही तहरी खिला कर लाती हूँ, फिर तुझे भी शाही बहू बना देंगे हम। ठीक है माँ जी। अब सुनीता और महक दोनों बाजार जाती है। वहां एक फेमस होटल में बैठकर सुनीता गर्मा गर्म शाही तहरी ऑर्डर करती है। थोड़ी ही देर बाद वेटर शाही तहरी लेकर आ जाता है। फिर दोनों सास बहू मिलकर मजे से उसको खाती है। माँ जी, मजा आ गया, ये तो एकदम जायकेदार है। इसमें तो मीठा स्वाद, तीखा तड़का, सब कुछ एकदम परफेक्ट। देखा, यही होती है असली शाही तहरी। अब तू जब भी तहरी बनाएगी ऐसी ही बनाना। पक्का माँ जी। अब आपकी बहू भी शाही खाना बनाने वाली बहू बनेगी। जरूर, और जो ना आए वो मुझसे पूछ लेना। जी जरूर माँ जी। दोनों मार्केट घूमते हैं और शॉपिंग करके रास्ते में थोड़ा हंसी मजाक करते हुए घर वापस लौट आते हैं। उस दिन महक को अपनी सास के अंदर अपनी माँ दिखाई देती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। महक बेटा, आज बाहर घूमने का मजा आया ना? हाँ माँ जी, सच में। और वो शाही तहरी ना जबरदस्त थी। बिल्कुल, वो इस शहर का सबसे फेमस होटल है। अच्छा, अब जाकर आराम कर ले। नहीं माँ जी, किचन में थोड़ा काम है, बस वो पहले निपटा लूं।
अपनी बहू की समझदारी देखकर सुनीता मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई और महक किचन में। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर सब बैठे हुए थे, तभी अजय एक नई फरमाइश रख देता है। अरे माँ, क्यों ना आज शाम को शाही पुलाव बनवाया जाए, मेरा बहुत मन है। हाँ भैया, भाभी से कहो ना, अभी तो उन्होंने तहरी से तहलका मचाया था, अब पुलाव से पटाखा चलाएंगी। चुप कर, बहुत बोलने लगी है। जब तू अपने ससुराल जाएगी ना, तब चलाना पटाखे। हाँ मम्मी, अपने नए और धमाकेदार पटाखों से मैं अपनी सास के तोते उड़ा दूंगी। अच्छा, और उसके बाद जो तेरी सास तेरे तोते उड़ाएगी उसका क्या? उन तोतों को मैं पिंजरे में बंद कर दूंगी। अब हंसी मजाक के बीच सबकी सहमति पर महक भी शाही पुलाव बनाने की हामी भर देती है, लेकिन अंदर से तो थोड़ी ही डरी डरी हुई सी थी। वो अपने कमरे में जाकर अपनी दोस्त सौम्या को फोन करती है। हेलो सौम्या, यार शाही पुलाव कैसे बनता है, बताना जल्दी। ओहो मैडम जी, तू और तेरे ससुराल वालों की फरमाइश कभी खत्म ही नहीं होती। अरे ड्रामा बंद करना यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, जल्दी बता। अच्छा, तो क्या पुलाव भी फरारी जैसा बनाएगी तू? इतनी जल्दी काहे की है? अरे यार मजाक मत कर, बस फटाफट रेसिपी बताना। चल ठीक है, अब सुन, तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस चावल पकाकर उनको जीरे से छौंक देना है और उसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देना। बन गया तेरा शाही पुलाव। बस इतना सा काम? हाँ यार, ऐसा नहीं कर लेगी तू। ओके डन, आज सबको शाही पुलाव खिला के ही दम लूंगी। ठीक है ठीक है। फिर शाम होती ही महक पूरी तैयारी में लग जाती है। इस बार वो सारी चीजें नाप तोल कर डालती है। जीरे का तड़का, घी, हरी मिर्च, काजू बादाम और ढेर सारा घी। घर में चारों तरफ पुलाव की खुशबू फैल जाती है। अरे वाह, आज तो लग रहा है पड़ोसी भी हमारे घर खाने आ जाएंगे। क्या खुशबू है। लगता है आज बहू के हाथों में सच में जादू आ गया है। महक ने पूरी मेहनत से शाही पुलाव बनाया और बड़े प्यार से सबको परोसने लगी। जैसे ही थाली सबके सामने पहुंची, अजय, पूजा और सुनीता सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। पुलाव की सादगी देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। अरे वाह महक जी, आपने तो नया इतिहास रच दिया। ये शाही पुलाव है या जीरा राइस का भूत? भाभी, इसमें शाही कहाँ है? इसमें तो सिर्फ घी और जीरा नजर आ रहा है। अरे बेटा, तूने कहा था शाही पुलाव, ये तो सीधे साधे चावल है जिनका हाल मत पूछ। नहीं माँ जी, ये शाही पुलाव ही है। स्वाद तो चखिए, आपको मजा आ जाएगा। हाँ, वैसे भी हम तो कटोरी में उंगली डुबोकर स्वाद पहचान लेते हैं। महक की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। फिर अजय कहता है, अरे यार महक, आज मेरा शाही पुलाव खाने का कितना मन था, तुमने सब बेकार कर दिया। हाँ भैया, शाही पुलाव तो छोड़ो, खाली पुलाव तक नहीं बनाया है। अरे कोई बात नहीं, बहू अभी नई नई है, शुरुआत में तो गलतियां सबसे होती है। आज पहली बार पापा जी ने मेरा सपोर्ट किया। सच में वो मेरे बारे में कितना सोचते हैं। ये सब सोचकर महक ने मन में ठान लिया कि वो अब दिल से सीखेगी और ससुराल में सबका दिल जीतेगी। उसने साफ सफाई, टाइम पे चाय देना, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसकी ये आदतें देखकर सभी घर वाले उससे खुश रहने लगे। फिर एक दिन अजय ने ऑफिस से आते ही कहा, सुनो महक, आज कुछ स्पेशल बनाओ ना। बताइए, क्या खाना है आपको? मेरा तो दाल मखनी खाने का बहुत मन है। दाल मखनी? अच्छा ठीक है, बना दूंगी मैं। इस बार महक ने अपनी दोस्त को फोन नहीं किया, सीधे यूट्यूब खोला और दाल मखनी की रेसिपी देखने लगी। उसने पूरे जोश से रेसिपी फॉलो की और शाम को पूरे ध्यान से दाल मखनी बनाई। उसके बाद जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो सबको खाना परोसने लगी। आज सबको मेरे हाथ की दाल मखनी खाकर मजा आ जाएगा, फिर सब मेरी तारीफ करेंगे। अब जैसे ही थाली सबके सामने पहुंचती है, अजय, पूजा और सुनीता सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दाल मखनी की सादगी देखकर सबकी हंसी छूट गई। अरे वाह महक जी, आपने तो आज भी नया इतिहास रच दिया। ये दाल मखनी है या दाल चावल का भोग? भाभी, इसमें मखनी कहाँ है? इसमें सिर्फ दाल और चावल नजर आ रहे हैं। अरे बेटा, तूने कहा था दाल मखनी, ये तो सीधे साधे दाल चावल है जिनका हाल मत पूछ। नहीं माँ जी, ये दाल मखनी है, स्वाद चखिए ना, आपको पक्का मजा आएगा। हाँ, वैसे भी हम तो दाल में उंगली डुबोकर स्वाद पहचान लेते हैं, फिर इसके स्वाद का क्या ही बोलूं। अब महक की बात को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। अजय नाराज होकर कहता है, चलो सब होटल चलते हैं, आज महक को दाल मखनी की सैर करवाई जाए। हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया है, चलो बेटा, आज तुझे असली दाल मखनी दिखाते हैं। वाह, आज मजा आएगा। जब सब होटल में पहुंचे तो वहां महक ने देखा कि शाही दाल मखनी में देसी घी की महक थी, ऊपर से बादाम, काजू, किशमिश और खुशबूदार मसाले जो वाकई में रॉयल फील दे रहे थे। उसने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें खुद ब खुद शर्म से झुक गई। ओहो, ये तो वाकई में बहुत टेस्टी है,
अब समझ में आया, ये होती है शाही दाल मखनी। इसमें पड़ता है महंगा महंगा माल, तब बनती है ये, क्योंकि शाही नाम के साथ शाही स्वाद भी तो होना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, सीखते सीखते ही आएगा, लेकिन अब मेहनत भी शाही होनी चाहिए, समझे बहू? जी माँ जी, समझ गई। महक को अब लगने लगा कि अच्छा खाना महंगे मसालों से ही बनता है। वो मन ही मन बहुत खुश हुई और खुद पर गर्व महसूस करने लगी कि उसने अच्छा खाना बनाने का तरीका सीख लिया। अगले दिन शाम को सुनीता ने सबसे कहा, बेटा बहुत दिन हो गए शाही बिरयानी नहीं खाई, क्या कहती हो? मैं बनाऊंगी ना माँ जी, ऐसी शाही बिरयानी कि आप सब उंगलियां चाटती रह जाएंगी। उंगलियां तो छोड़, देखो कि शाही बिरयानी बिरयानी लगती है या फिर तुम कोई और नया आविष्कार कर दोगी। महक का कॉन्फिडेंस देखकर सुनीता को शक भी होता है और थोड़ा भरोसा भी। उसने पड़ोसियों से कह दिया कि उसकी बहू कल शाही बिरयानी बना रही है, आप भी आ जाइएगा टेस्ट करने। इधर महक ने अपनी माँ को फोन किया, मम्मी आप कल आ जाना, मैं शाही बिरयानी बना रही हूँ आपके लिए भी। अच्छा चल, फिर मैं भी देखती हूँ मेरी बेटी ने रसोई में राज करना सीख लिया है या बस नाम ही शाही है। महक के मुंह से शाही बिरयानी बनाने की बात क्या निकली। उसकी ये बात न सिर्फ घर में बल्कि मोहल्ले और मायके तक पहुंच गई। हर कोई अब उससे उम्मीदें बांधे बैठा था। ये सोच सोचकर उसके माथे पर पसीना आ गया। अब उसे लगा कि मामला तो सीरियस हो गया है। अरे यार, मैंने गलती से बोल दिया कि मैं शाही बिरयानी बना दूंगी, अब सब जगह बात फैल गई है। अरे पगली, तो डर क्यों रही है? नॉर्मल नमकीन चावल बना, उसमें सब्जियां डाल दे, ऊपर से थोड़े काजू बादाम, बस शाही बिरयानी हो जाएगी। ओके ओके, मतलब तड़का पुलाव टाइप। हाँ वही, और ध्यान रखना सब्जियां सही से काटना, सब कुछ बारीक और एक साइज का। यार थैंक यू, अब मैं किचन में जाती हूँ, बाद में बात करूंगी। महक पूरे जोश में किचन में जाती है। वहां तुरई, टिंडा, घुइया, भिंडी, आलू, मतलब उसने जो भी सब्जियां देखी थी दिखती है वो सारी काट लेती है। फिर सबसे महंगी देसी घी की बोतल और ब्रांडेड काजू बादाम पिस्ते का डब्बा ऑर्डर करके मंगा लेती है। थोड़ी देर में डिलीवरी वाला सारा सामान लेकर आ जाता है। बिल देखकर सास के तो होश उड़ जाते हैं। अरे बहू, ये 5350 का बिल, कुछ ज्यादा नहीं लग रहा तुझे? माँ जी, शाही बिरयानी बनेगी तो ये महंगा आइटम तो उसमें पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, चल बना देखती हूँ कितनी शाही बिरयानी बनाएगी। आज जो बना दिया वही इतिहास बन जाएगा, और अगर इतिहास ना बना तो मेरा मजाक तो पक्का बन जाएगा। अब सबसे पहले वो नमकीन चावल बनाती है, फिर उसमें वो सारी सब्जियां डाल देती है और ऊपर से देसी घी और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स भी। पूरा घर महकने लगता है। खुशबू तो इतनी तगड़ी थी कि मोहल्ले के कुत्ते भी दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं। वाह महक बेटा, आज तो लगता है जैसे घर ही होटल बन गया है। हाँ भाई, आज तो लग रहा है असली शाही खाना खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, आज उंगलियां चाटते रह जाओगे आप सब। शाम होते होते सब डाइनिंग टेबल पर जमा हो जाते हैं। कुछ पड़ोसी भी बुला लिए गए और महक की माँ भी आ गई। महक जब ढक्कन हटाती है तो खुशबूदार भाप और ऊपर से फैले काजू बादाम सबका मन मोह लेते हैं। ओहो, लग रहा है आज तो महक सबका दिल जीत लेगी। जो खाएगा वो इस शाही बिरयानी को कभी भुला ना पाएगा। वाह भाभी, क्या लाइन मारी है, जबरदस्त। महक सबसे पहले अपनी सास की थाली में बिरयानी परोसती है। ऊपर से ड्राई फ्रूट और नीचे से चावल निकलते हैं। सब अब तक तो खुश थे, लेकिन जैसे ही सब्जियां आई सबकी शक्लें उतर गई। बेटा ये क्या रखा है? भिंडी, घुइया, टिंडा, ये शाही बिरयानी है क्या? माँ जी, यही शाही बिरयानी है, सब्जियों वाली, हेल्दी वर्जन। हेल्दी नहीं, हेल्पलेस बना दिया मैं। खाने की इच्छा ही चली गई अब तो। और बिरयानी में भिंडी, घुइया, टिंडा ये सब कौन डालता है? भाभी ये क्या बना दिया? ड्राई फ्रूट की ऊपर तुरई, अत्याचार है ये तो। अरे सब्र करो ना, असली टेस्ट नीचे है। अब हर थाली में वही, ऊपर से चावल, बीच में काजू और नीचे सब्जियां। कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। महक की माँ भी चुप नहीं रह पाई। अरे बेटा, मुझसे ही पूछ लेती कौन सी बिरयानी में टिंडा डाला जाता है। अरे मम्मी, मेरे दोस्त ने कहा था ऐसी बनती है। बेटा, दोस्तों से ये सब नहीं पूछा जाता। अपनी सास से क्यों नहीं पूछती? उनसे पूछती तो ये सब्जियों का जंजाल न बनाती। मम्मी जी, ये सब्जियों का नहीं, जी का जंजाल बन गया है। बहुत हुआ, अब तू रहने दे, तुझे ये सब नहीं आता, छोड़ दे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स। महक का चेहरा उतर चुका था। वो एकदम चुप हो गई और रोने लगी। तभी उसके ससुर बोल पड़े, क्या कर रहे हो तुम लोग? बच्ची ने इतने प्यार से सबके लिए खाना बनाया और तुम लोग मजाक बना रहे हो। पर पापा, अरे कभी पुलाव में बिरयानी बन जाती है, कभी तहरी में पुलाव। स्वाद तो नियत से आता है ना। और तुम लोग खाने में इतना 3-5 करोगे तो यही होगा ना।
अरे पर लेकिन ये मुझसे भी तो पूछ सकती थी। बेटा जैसा तुझे आता है वैसा बना, बस मन से बना, वरना पुलाव में बिरयानी और बिरयानी में पुलाव यही होता रहेगा। हाँ बेटा जो भी बना प्यार से बना, अब से हम टेस्ट कम और तारीफ ज्यादा करेंगे बस। ये सुनकर महक मुस्कुराती है और आंसू पोंछती है। उसके बाद ससुर जी ने उसे इतने प्यार से समझाया, इसके लिए उनका धन्यवाद करती है। ये देखकर सब खुश हो गए। वैसे तो दिल्ली में रहने वालों से अगर पूछो तो वो दिल्ली के बारे में 10 खराब बातें तो सुना ही देते हैं, लेकिन जब से केजरीवाल जी की सरकार ने बिजली का बिल माफ किया था, तब से तो हर घर में जैसे जश्न का माहौल ही बना हुआ था। अरे नहीं नहीं, हमें कहाँ गर्मियों की चिंता है, घर में एसी है, कूलर है, फ्रिज है। अरे बिल की चिंता नहीं है हमें, अभी दिल्ली में रहते हैं भाई। केजरीवाल जी ने बिजली का बिल जो माफ कर दिया है, अब तो कोई चिंता ना है। हाँ अब आपको तो देखना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, हर किसी की अपनी किस्मत है, क्या कर सकते हैं। अब चलो अब रखते हैं फोन, थोड़ी देर में एसी में कमर सीधी कर ले। वाह माँ, आज तो मौसी जी ने आपको ताने नहीं मारे, आपने ही उन्हें सुना दिया। अरे जब देखो हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है, करती रहती है। हमने भी कह दिया, हमें तो बिजली के बिल की कोई टेंशन ही नहीं है। उनका तो मुंह ही बंद हो गया। और नहीं तो क्या, जब देखो गांव में ये है, ताजी हवा है, फल है, वो है, ये है, करती रहती है। आज माँ जी ने अच्छा मुंह बंद कर दिया उनका, बहुत अच्छा किया माँ जी। अरे जब हम दिल्ली में आए थे तब हमें और विहान को दिल्ली इतनी कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा दुकान भी दौड़ने लगा और तो और बिजली के बिल से भी छुटकारा मिल गया। हाँ सच कहूं तो आज भी हमें गांव की याद तो आती है, लेकिन शहर में सुख भी तो है, वो सोचकर हमें खुशी भी होती है। हाँ अब तो हम दूसरी दुकान भी डालने की सोच रहे हैं माँ। अच्छी बात है, और बढ़ो और तरक्की करो। तो देखा, दिल्ली में रहने के फायदे भी है ना। गोस्वामी परिवार बड़े ही आराम से गर्मियों की तैयारी कर रहा था, क्योंकि पिछले 5 सालों से उन्हें बिजली के बिल की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन इस बार उन्हें एक ऐसा झटका लगने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। भैया, भाभी, माँ, सब लोग कहाँ हो? अरे क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे आप लोग सुनोगे तो आप भी घबरा जाओगे। अरे क्या हुआ, बता तो सही, ऐसे सस्पेंस क्यों बना रहा है? मैं तो कहता हूँ आप लोग सब लोग पहले बैठ जाओ, कहीं बेहोश ना हो जाओ। अरे देवर जी, अब तो आप हमें डरा रहे हैं, जल्दी से बताइए ना आखिर बात क्या है। आप जल्दी से पहले टीवी चालू करो। अरे तुम मैच बाद में देख लेना, पहले बात बता। मुझे कोई मैच नहीं देखना, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको टीवी से ही पता चल जाएगा। अच्छा, लगता है कोई नई मूवी आई है, मैं अभी टीवी चलाती हूँ। लीना जैसे ही टीवी चालू करती है, वैसे ही न्यूज चैनल पर हर जगह पर ये न्यूज फैली हुई थी कि केजरीवाल की सरकार बदल चुकी है और नई सरकार ने बिजली के बिल पर जो छूट दी हुई थी वो हटा दी है। अब से सबको बिजली का बिल भरना पड़ेगा। क्या ये क्या अनर्थ हो गया? नहीं नहीं नहीं, हम कोई सपना देख रहे हैं। लीना मुझे चूंटी काटना जरा। मुझे भी पहले यही लगा था माँ, लेकिन ये कोई सपना नहीं है, यही सच है। अब सबको बिजली का बिल भरना ही होगा। अरे ये सब गर्मियों में ही होना था, गर्मियों में फ्रिज, एसी, कूलर सब कुछ चलाना पड़ेगा और उसका बिल इतना आएगा कि उसमें हम एक सोने की अंगूठी ले सकते हैं। हाँ, कौन सा मनहूस दिन है ये, क्या सुनने को मिल गया ये आज से हमें ध्यान से सब कुछ इस्तेमाल करना होगा। हाँ विहान सही कह रहा है, अभी तक तो हम सब कुछ आराम से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आज के बाद सब कुछ ध्यान से और कटौती से इस्तेमाल करना है हमें। सब लोग ध्यान रखना कि ज्यादा पंखे, ज्यादा लाइट्स, ज्यादा एसी, फ्रिज का इस्तेमाल ना करें हम। लेकिन माँ जी, अभी तो अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है और आपको तो पता है दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ती है। हम कितना भी चाहे लेकिन हम बिजली का इस्तेमाल कम तो नहीं कर सकते ना। बात तो लीना की भी सही है। हाँ वो तो है, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे हम बिजली का बिल कम कर सके। अब बिजली के बिल की बात सुनते ही देवकी के परिवार की तो रातों की नींद उड़ गई थी। वो लोग सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि कैसे वो बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। अरे बहू एक कप चाय तो दे दे, सर फटा जा रहा है बड़ा। लीना, ए लीना। हाँ माँ जी, सॉरी, क्या कह रही हैं आप? ले, अब तुझे कब से इस भूत ने पकड़ लिया? भूत ने? किस भूत ने माँ जी? अरे यही फोन के भूत ने। ये भूत और आत्मा से भी बड़ा भूत है, जिसके सर में चढ़ जाता है उसके सर से उतरता नहीं है। बस इसी में घुसे रहो, फिर ना कोई काम याद आता है ना कोई इंसान। तुझे कब से इस भूत ने जकड़ लिया? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस कुछ ढूंढ रही थी फोन में। अरे मुझे बता, मैं ढूंढ कर देती हूँ। क्या गुम कर दिया है तूने?
माँ जी कुछ गुम नहीं किया है मैंने, मैं फोन में घर में बिजली कैसे बचाए वो देख रही थी। अच्छा, क्या मिला तुझे? माँ जी मिला तो बहुत कुछ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ दिल्ली में कर भी पाएंगे कि नहीं। अरे ऐसा क्या है जो हम यहाँ नहीं कर सकते? माँ जी बिना बिजली के कैसे रहा जाता है, वो सब तो गांव के नुस्खे बता रहे हैं इसमें। अरे अगर बिजली का बिल बचाना है तो कुछ तो करना ही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि फ्रिज के बिना अगर पानी को ठंडा रखना हो तो मटके को गीली मिट्टी के ऊपर रखकर उसको नमक से साफ करना होता है, और रोज गीली मिट्टी पर ही उसे रखना होता है, और उस पर गीला कपड़ा भी डाल सकते हैं और अगर ज्यादा ठंडा पानी चाहिए तो। अरे हाँ हाँ, हम अगर फ्रिज का बिल बचाना चाहते हैं तो मिट्टी पर ही मटके को रखेंगे। मैं तो कहती हूँ हम सब्जियों को भी ना इसी तरह संभाल कर रखेंगे। ठीक है माँ जी, तो मैं आज ही इनसे कह देती हूँ कि 2-4 मिट्टी के मटके लेकर आए और ढेर सारी मिट्टी भी लेकर आए। हम आज ही फ्रिज बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही नुस्खे ढूंढती रह बहू, फिर देखना कि बिजली का बिल हम कैसे कम कर देते हैं। पानी के मटके और मिट्टी तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब देवकी का परिवार इतनी कटौती करने लगा था कि उन पर बिजली का बिल कम करने का जैसे भूत सा ही सवार हो गया था। अरे भाभी ये लीजिए, जल्दी लीजिए। अरे ये क्या है? ये बर्फ है। हम इसे छोटी सी पेटी आते ना उसमें भरकर रख देते हैं और उसी में ही दूध और सब्जियां भी रख दिया करेंगे। अरे ये बर्फ तुझे कहाँ से मिली? अरे हमारे पड़ोसी कब काम आएंगे भैया, हमने तो अपनी फ्रिज बंद कर दी है, लेकिन उनकी तो चालू है ना। ये तूने बड़ा ही अच्छा काम किया। कल तू एक काम करना, वो गुप्तायन के घर चले जाना, वो ज्यादा बर्फ जमाती है, हमारा कल का काम भी हो जाएगा। वाह, इसी तरह बस ध्यान रखना है कि हमें बिजली का बिल कम लाना है। डटे रहो सब लोग। घर में मिट्टी आ गई थी, अब पानी का मटका भी। अब तो पड़ोसियों से बर्फ लेकर उसी से पूरा दिन निकाला करते थे ये लोग, लेकिन घर में रहते हुए गर्मी का एहसास तो होना ही था, उससे बचना तो नामुमकिन सा हो रहा था। अरे ये पंखा तो चला दे, कहर जैसी गर्मी बरस रही है। दिल्ली की तो गर्मी भी खराब होती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। मुझे तो गर्मी नहीं लग रही है, देखो मैं अपनी झोपड़ी में बैठी हूँ दादी, और मैंने यहाँ गीला कपड़ा रख दिया है, ऊपर से ये ठंडी हवा भी दे रहा है। हाँ बेटा, तेरा तो ये गुड्डे गुड्डियों वाला छोटा सा घर है, इससे तो गर्मी से बच गई। पर हम क्या करें, हम घर में झोपड़ी बांध ले क्या? वाह माँ जी, क्या आइडिया दिया है आपने। हम भी तो यहाँ झोपड़ी बांध सकते ना, उसके ऊपर गीला कपड़ा बिछा देंगे, उससे एक ही पंखे की हवा से पूरे घर में ठंडक रह सकती है। घर में झोपड़ी? इसका मतलब है कि आधा घर आधी झोपड़ी। हाँ, ये कर सकते हैं। नहीं तो गर्मी में अगर हम यूं ही पंखा और एसी चलाते रहे तो बिजली का बिल तो ज्यादा ही आना है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, झोपड़ी बांध देते हो, ठंडक भी बनी रहेगी और बिल भी बच जाएगा। बिजली के बिल को बचाने के लिए गोस्वामी परिवार ने घर में ही झोपड़ी बांध ली थी। कहीं घर में हरी घास रखी थी, तो कहीं मिट्टी के ऊपर ठंडे पानी के मटके, कहीं बर्फ की थैलियां पड़ी थी, तो कहीं सब्जियों को ऊपर गीले कपड़े रखे हुए थे। लेकिन इन सब से अब घर की सफाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए देवकी ने सोचा क्यों ना वो एक काम वाली को ही रख ले जो घर की साफ सफाई भी कर दे। हाँ माँ जी, वो बस आती ही होगी, मैंने उसे कहा था कि सुबह 11 बजे हमारे घर पहुंच जाना। हाँ, घर तो देखो कैसा हो गया है, अगर काम वाली आएगी तो घर तो थोड़ा साफ रखेगी। देवकी के घर जिस काम वाली को आने के लिए कहा था वो गेट पर पहुंच चुकी थी और घर को देखकर खुद से ही बातें करने लगी थी। घर तो काफी अच्छा है, मैं तो काफी अच्छे पैसे लेगी इनसे काम करने की। इतना बड़ा घर, दिल्ली में तो अच्छे खासे पैसे वाले होंगी। अरे पूनम, तुम बाहर क्या कर रही हो, अंदर आओ। आती है। पूनम जैसे ही अंदर आती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ अंदर झोपड़ी लगी हुई थी, घास पड़ी हुई थी और मिट्टी के ऊपर मटके रखे हुए थे। इनकी हालत तो मेरे से भी ज्यादा खराब लग रही है। अरे क्या हुआ, ये बता कितना लेगी इस घर को साफ करने का? वैसे तो मैं इतने बड़े घर का 5,000 लेती है, लेकिन आप लोग ना मेरे को 2,000 ही दे देना, कोई बात नहीं। सच? तू 2,000 में काम कर देगी हमारा? हाँ, अब आपकी घर की हालत भी है, मेरा मतलब है आप मेरे को अपना ही समझो, कोई बात नहीं। मैं 1 तारीख से आ जाएगी काम पर। हाँ, आ जाना। हाँ, 1 तारीख से। अच्छा चलती है फिर, अगर कुछ चाहिए तो बताना। चलती है। वाह, कितनी अच्छी लड़की है, खुद ही हमारे लिए पैसे कम करती है। चलो अच्छा है, इसके भी पैसे बच गए। अब बस एक ही इच्छा है, यही ना माँ जी, कि अब हमारी एक देवरानी भी आ जाए। बस विहान के लिए एक अच्छी सी लड़की मिल जाए तो हम तो गंगा नहा लिए बस।
अरे उसकी भी चिंता मत कीजिए माँ, मैंने कल यहाँ के फेमस नीमो आंटी को विहान के रिश्ते के लिए घर पे बुला लिया है। वो कल हमारा घर, परिवार और विहान को देख लेंगी तो उसी हिसाब से रिश्ते भी भेज देंगी। चलो अच्छा है, विहान की शादी हो जाए तो हमारी ये चिंता भी खत्म हो जाएगी। विहान के रिश्ते के लिए दिल्ली की सबसे बड़ी रिश्ते कराने वाली निम्मो आंटी को गोस्वामी परिवार ने विहान के लिए लड़की ढूंढने घर बुलाया था। लेकिन जब निम्मो आंटी घर पर आती है तो घर के अंदर झोपड़ी को देखकर वो भी दंग रह जाती है। जी सत श्री अकाल, प्रणाम, आपका स्वागत है हमारे घर में। ए लीना, जरा पानी तो ले आना, हमारे मटके का पानी ना बड़ा ही ठंडा है। जी जी जी, मैं पी लूंगी जी मटके का पानी, कोई बात नहीं जी। हम ये कह रहे थे कि हमें हमारे विहान के लिए बड़ी ही सुंदर और सुशील लड़की चाहिए बस। निम्मो जी आप फीस की चिंता मत कीजिए, हम दे देंगे आपको। लगता है बड़ी ही खराब हालत है इनके घर की, गांव जैसे रह रहे हैं बेचारे। लेकिन बेटे की शादी के लिए फीस जमा कर लिए, चलो कोई ना, मेरा तो काम ही है सबका भला करना। लड़की में ना सब गुण होने चाहिए। अरे जी मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए जी, मुझे समझ में आ गया है कि आपको कैसी लड़की चाहिए। मैं कल से ही अपना काम शुरू कर दूंगी जी, आपको आपकी पसंद की कुड़ी मिल जाएगी जल्दी ही। निम्मो को इनके घर की हालत देखकर लगा था कि इन्हें कोई गांव की लड़की चाहिए होगी जो झोपड़ी वाले ससुराल में फिट हो सके, इसलिए उसने अगले दिन से ही गांव की गोरी को विहान के घर भेजना शुरू कर दिया। अरे तुम कौन हो? हमारा नाम है इमली माँ जी, हमें निम्मो जी ने भेजा वो विहान जी के लिए। निम्मो जी ने इसे भेजा है मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन क्यों? अरे माँ जी आप ना बिल्कुल चिंता ना करो, हमको सब आता है, गोबर लगाना, घास को गीला करना, मिट्टी पर रसोई करना। आपको ना हमरे से कोई भी शिकायत ना होगी। हाँ, ऐसा कोई मौका ही ना देंगे, हम सच कह रहे हैं। हमरे स्वामी को हम हमेशा ही खुश रखेंगे। हाँ माँ, ये स्वामी कौन है? आप देवर जी। माँ निम्मो जी से कह दो, इमली बहुत ही जोर की खट्टी लगी है हमें। देवकी ने निम्मो से कह दिया कि उन्हें इमली पसंद नहीं आई, लेकिन निम्मो ने एक और नमूना, मेरा मतलब एक और लड़की को विहान के लिए तैयार रखा था। ए हेलो, माँ ये रुकती भी है कि नहीं? अरे इसे देखकर तो हमें ही चक्कर आ रहा है। ये गांव से यहाँ तक ऐसे ही आई है क्या? अरे कोई निम्मो जी को फोन करो, इसे ले जाओ। विहान के घर वाले देसी लड़कियों से काफी परेशान हो चुके थे, इसलिए आज निम्मो को फोन करके बात करने बुला लिया। अरे हमारे बेटे में क्या कमी है निम्मो जी? अरे क्या हुआ जी, आपको लड़की ज्यादा मॉडर्न लगी क्या जी? मॉडर्न? अरे आपने लड़की इतनी देसी क्यों भेजी थी? आपको क्या लगता है हम ऐसी लड़कियों को हमारे घर की बहू बनाएंगे? अरे तो घर में झोपड़ी बांध रखी है आपने, मिट्टी के ऊपर मटके पड़े हैं, गीले कपड़े के ऊपर सब्जियां रखी है आपने, फ्रिज का कोई अता पता नहीं है, तो आपको क्या लगता है दिल्ली की मॉडर्न लड़कियां ये आपकी आधी झोपड़ी वाले ससुराल में ब्याह करेंगी क्या? अरे ये तो हमने बस बिजली का बिल बचाने के लिए सब किया है। आप क्या समझती हैं हमारे पास सब कुछ है? क्यों माँ जी, बताइए नहीं ना, इतनी बड़ी फ्रिज है, 2 एसी है, पानी का ठंडा कूलर है, क्या नहीं है हमारे पास? क्या इतना सब है तो फिर ये आधी झोपड़ी का ससुराल क्यों बना रखा है तुमने? इतना अच्छा घर है, दोनों भाई अच्छा कमाते हैं, तो घर को घर की तरह रखो ना, झोपड़ी क्यों बना कर रखा है जी? अच्छा वो मैं टाइम पे आ गई, मेरे को लगा था इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन अब तो मैं डबल पैसा लेगी। मेरी शादी। अरे चुप कर तू, और हटाओ ये झोपड़ी। और तू लीना, और भी बता दे सबको कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने गहने है और गांव में क्या क्या है। सॉरी माँ जी, ये सब मुझे याद ही नहीं आया, आप कहें तो मैं अभी बता देती हूँ। भगवान, हमें ही मिलनी थी ये बहू। देखिए निम्मो जी, अब कोई ऐसी ही नमूनी बहू ढूंढ लाइए हमारे विहान के लिए भी। और रही बात इस आधे झोपड़े ससुराल की, तो हम इसे आज ही हटवा देते हैं। अरे देख क्या रहे हो, चलो हटाओ ये झोपड़ी। गोस्वामी परिवार को तो समझ में आ गया कि कभी कभी ज्यादा कंजूसी आपके लिए हानिकारक हो जाती है। कटौती करना अच्छी बात है, लेकिन घर को झोपड़ी बना देना आपके लिए ही नुकसानकारक है। देवकी के परिवार ने झोपड़ी तो हटा दी, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें इन सबसे अच्छी मिल गई थी। गीली मिट्टी के ऊपर मटका पानी को सच में ठंडा कर देता है, इसे रहने दो। हाँ ये बात तो सही है, अब घर झोपड़ी नहीं लग रहा, लेकिन पानी तो मटके का ही पियेंगे। ये मुहावरा तो आपने जरूर सुना होगा कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे
तो दूसरा भी आगे कर देना चाहिए। चलो मान लिया, अगर कोई इंसान गाल पर थप्पड़ मार ही दे तो एक बार के लिए उस दर्द को भुलाया जा सकता है, पर जब किस्मत ही दोनों गालों पर चटाचट थप्पड़े बरसाने लगे तो क्या किया जाए। यही कहानी है प्रीति की, जो बचपन से ही ऐसे स्ट्रिक्ट परिवार में पली बड़ी थी जहां उसे कभी अपने मन की करने का मौका ही नहीं मिला। सुबह सुबह नहाकर प्रीति बालकनी में बैठकर अपने गीले बालों में कंघी कर रही थी। तभी दूर से मुकेश मोहल्ले में आता दिखाई देता है। प्रीति बालकनी में बाल क्यों झाड़ रही है? ये मनोज का बेटा तब से यहीं खड़ा है। गुस्से में गरजता हुआ मुकेश प्रीति का नाम दोहराते हुए अपने घर के अंदर आता है। प्रीति, प्रीति! क्या हुआ जी? प्रीति तो अपने कमरे में है, किसी ने कुछ बोला क्या? बोलेगा क्या, तुम्हारी बेटी की करतूतें खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं मैं। कहाँ है प्रीति? बुलाओ उसे। प्रीति! प्रीति ने ये क्या कर दिया? ऐसे संस्कार तो मैंने नहीं दिए थे उसे। भगवान! और बिना पूरी बात जाने ममता तो वहीं बैठकर रोने लगती है। नीचे फ्लोर से आ रही आवाजों को सुनकर भागती हुई प्रीति सीढ़ियों से नीचे आती है। क्या हुआ पापा? मम्मी तुम रो क्यों रही हो? भाभी ये सब क्या हो रहा है? मुझसे मत पूछिए दीदी, ना मुझे फर्क पड़ता है ना ही मुझे मतलब है। इस घर में सभी को तमाशा करने की आदत है, सो कर रहे। मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। ये लो, इसे लेकर आई थी बहू बनाकर आप। मैंने तो देखते ही मना कर दिया था कि ये लड़की मेरे घर की बहू नहीं बननी चाहिए, पर उस वक्त आपको विश्वास था कि आपके शहर की लड़की है, रिश्तेदारी में भी आती है तो खराब नहीं निकल सकती। इसी की संगति में लगता है प्रीति का दिमाग भी सड़ रहा है। बालकनी में बैठकर क्या कर रही थी तुम? हाँ, पूरा घर कम पड़ जाता है क्या जो कंघी करने के लिए तुम्हें बालकनी में जाना पड़ा? पूरा मोहल्ला देख रहा था तुम्हें। समझाइए इसे ममता जी, ये 12-13 साल की नहीं है, 25 साल की हो गई है, और जैसे इसकी हरकत है ना, जल्द से जल्द पार लगाना होगा इसे। अरे पर पापा। पापा की बात का उल्टा जवाब दे रही हो? पापा जो बोल रहे तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं ना। ऊपर जाओ कमरे में, और यह गलती दोबारा ना हो। आपको लग रहा होगा कि प्रीति के मन में तो सैलाब उठ रहा होगा, मेरे पापा ने मुझे गलत क्यों समझा। पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जरूरी नहीं कि अगर आपके साथ गलत हो रहा हो तो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। अक्सर कुछ लोग उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में ऐसे फंस जाते हैं कि कैसे हालतों में भी खुद को ही दोष देने बैठ जाते हैं, और प्रीति भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। कैसे कैसे इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? ऐसे ही भाभी के कारण पापा का मूड डिस्टर्ब रहता है। एक मैं ही तो हूँ जिस पर उन्हें गुमान है, और आज मैंने ही उनका दिल दुखा दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी प्रीति तूने। प्रीति खुद से बातें कर रही थी कि ममता उसके कमरे में आती है। गलती तो तुझसे हुई है बेटा, पर कोई बात नहीं। मैंने बात की है तेरे पापा से, अब वो शांत है। अब जब कोई बाप देखेगा कि 4 लोग उसकी बेटी को गंदी नजरों से देख रहे हैं तो गुस्सा तो उन्हें आएगा ही, और गुस्सा हमेशा उन्हीं पर निकलता है जिनके लिए मन में प्यार हो। अब तेरे भाभी पर तो गुस्सा करने जाएंगे नहीं। हाँ मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर एक बात ना मुझे ठीक नहीं लगी, जैसे आज तेरे पापा तुझे समझा रहे थे और तू वो बीच में बोलने लगी। ऐसे कभी भी बीच में मत बोलना बेटा। बड़े अगर 2 गाली भी दे देना तो चुपचाप सुन लेना चाहिए। चलो ये तो फिर भी तेरा मायका है, ससुराल में ये गलती होती तो पता नहीं क्या होता। नहीं मम्मी, मैं तो बस पापा से सॉरी कहना चाह रही थी। पर हाँ, तुम ठीक कहती हो, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं आगे कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि जैसे तेरी भाभी के कारण उसके मायके वालों को ताने सुनने पड़ते हैं, तेरे कारण हमें सुनने पड़े। तो अपनी तरफ से सही रहना बेटा, उसके बाद तो हम खड़े हैं ही। याद रखना, तुझे अपनी माँ जैसा बनना है, अपनी भाभी जैसा नहीं। तो कुछ ऐसी अपब्रिंगिंग प्रीति को दी गई थी कि उसे अपनी भाभी गलत लगने लगी थी, क्योंकि वो गलत बर्दाश्त नहीं करती थी और उल्टा जवाब दे देती थी। प्रीति के लिए अच्छी बहू तो उसकी माँ थी, जो अपने पति की 4 बातें भी सुन लेती थी और अपने बेटे का गुस्सा भी सह लेती थी। 1 महीने के बाद, दीदी ये साड़ी पहन लीजिए, मम्मी जी ने भिजवाई है। मुझे तो समझ में नहीं आता लड़के वालों के सामने लड़की पर क्यों ही अच्छा दिखने का प्रेशर होता है। अरे भाई, जैसी है लड़की वैसे एक्सेप्ट करो। ऐसे नहीं होता भाभी, मम्मी कुछ कह रही है तो मेरा अच्छा सोच कर ही कह रही होगी। आजकल की लड़कियां लव मैरिज कर लेती है, क्या गारंटी होती है लव मैरिज की? अरेंज मैरिज अच्छा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूरा परिवार साथ खड़ा रहता है। हर इंसान जब पैदा होता है ना तो अकेला ही होता है, तो उसके लिए कोई क्या ही खड़ा होगा। खैर, आपको जो सही लगता है कीजिए। तैयार होकर प्रीति अमित और उसके परिवार से मिलने नीचे हॉल में जाती है। कद काठी तो अच्छी है लड़की की। कितनी पढ़ाई की है बेटा? ग्रेजुएशन किया है आंटी जी। बैंक को एप्लीकेशन लिख सकती हो?
अरे आप बोलिए तो भाई साहब, अभी लिख देगी। लिख दो बेटा। अरे नहीं भाई साहब, लिखाना पढ़ाना तो है नहीं हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे घर को बांध कर रखे, जैसे कि आज तक सुषमा जी ने बांध कर रखा है। मेकअप को शौक वोक है कि नहीं भाभी? निशा, अभी प्रीति तुम्हारी भाभी बनी नहीं है, ऐसी तो 10 लड़कियां देख चुके हैं हम। देख लीजिए बहन जी, भगवान संजोग खुद बना रहा है। निशा बेटी के मुंह से खुद ही भाभी निकल गया। अमित का मेन बाजार में मोबाइल का शोरूम था। परिवार अच्छा खासा पैसे वाला था, इसलिए मुकेश का परिवार तो लगा पड़ा था कि ऐसे ही अमित इस रिश्ते के लिए हामी भरे, और अमित हामी भर भी देता है परीक्षा पर। अब अंकल जी बोलूं या ससुर जी, बात तो एक ही होगी। आपकी बेटी हमारे यहाँ आ रही है तो मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। उम्मीद है कि मेरे सास ससुर भी उसी तरह मेरा ख्याल रखेंगे। अरे बिल्कुल रखेंगे बेटा, क्यों नहीं रखेंगे? बताइए भाई साहब, रखेंगे ना? बात घुमा फिरा कर आखिर पैसों पर लिया है ये लोग। इनका रवैया देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया था, अब बिना मुंह खोले यहां से जाने वाले नहीं है। वो क्या है ना पापा जी, मैं एक कार लेने की सोच रहा था। ज्यादा महंगी नहीं है, यही कुछ 25 लाख की है। कम से कम 10-15 लाख का अगर डाउन पेमेंट मेरे ससुराल वालों की तरफ से हो जाता तो अच्छा लगता। अरे इसमें बोलने वाली क्या बात है दामाद जी, गाड़ी आएगी तो बैठेगी तो मेरी बेटी है। बिल्कुल हो जाएगी डाउन पेमेंट। आप बस बारात लाने की तैयारी शुरू कीजिए। घोड़ी चढ़कर अमित प्रीति को लेने अपने ससुराल आता है, पर जिस लड़के ने अपनी होने वाली अर्धांगिनी के ऊपर पैसों को चुना हो, उसे कहाँ उसकी फिक्र होती। वरमाला की रस्म के लिए स्टेज पर खड़ा हुआ अमित चिढ़ने लगता है और रस्म वहीं रोक देता है। ये इतने सस्ते फूलों की वरमाला बनाई है आपने मम्मी जी, ये खातिर हो रही है यहाँ मेरी? मुझे तो लगा था कि आप लोग कम से कम ऑर्किड्स के फूलों की तो वरमाला बनाएंगे। जीजा जी आप 2 मिनट दीजिए हमें, मैं अभी दूसरी माला मंगवाता हूँ। अमित की हरकतें देखकर अंदर से प्रीति को भी अजीब लग रहा था, पर उसके सर पर उसके परिवार वालों ने पहले ही इज्जत की इतनी बड़ी गठरी रख दी थी कि वो कुछ कह नहीं पा रही थी। अपनी इकलौती बेटी को विदा होता देख ममता फूट फूट कर रोती है और उसे गले लगाकर कहती है, अब से वही तेरा घर है बेटा, उस घर को टूटने मत देना। जो पेड़ झुकता है ना उसी में फल लगते हैं। सास ससुर का तो काम ही होता है बोलना। मैं आज तक सुन रही थी। अमित जी तो पति है, पतियों को रिझाना पत्नियों को आना ही चाहिए। और तेरी ननद भी ना मुझे अच्छी लग रही है, सब अच्छा रहेगा बेटा। तू बस उल्टा जवाब कभी मत देना किसी को, कोई अकेला लड़ ही कितना लेगा है। और अपनी माँ की सीख लेकर प्रीति अपने ससुराल आती है। गृह प्रवेश की अगली सुबह। 7 बज रहे हैं, अब कब उठना है? कल आप उठ गए जी? मुझे तो लगा था मेरी बीवी मुझसे पहले उठकर नहा धोकर मेरे लिए चाय लेकर आएगी, मुझे जगाएगी, पर यहाँ तो मैडम की नींद ही नहीं टूट रही। मैं नहाने जा रहा हूँ, नाश्ता बना के रखना। शादी की रस्मों के बाद थकी हारी प्रीति सीधा रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। 8 बजने वाले हैं मम्मी और अभी तक नाश्ता नहीं आया। तुम्हें पता है ना, इससे ज्यादा देर होने पर मैं नाश्ता नहीं करता। 10 मिनट पहले भगवान को भोग लगाने गई थी ये लड़की प्रीति, अभी तक भोग ही लगा रही है। अरे बहू, भगवान के सामने ही जम गई क्या? यहाँ पति नाराज हो गया ना, फिर भगवान प्रसन्न हो भी जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा। आ गई मम्मी जी, वो दी की लौ मेरी साड़ी की पल्ले में लग गई थी। अरे बस करो, कहानी मत सुनाओ, नाश्ता लगाओ। मेरी साड़ी की पल्लों में आग लग गई थी, उस आग से मैं जल भी सकती थी, पर अमित जी को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये क्या है? इतना तेज नमक का खाना? ससुराल वालों के पैसे तो नमक और मिर्च बिना देखे ही डाल दिया क्या सब्जी में? ज्यादा हो गई क्या? मैंने तो ठीक से डाला था। मम्मी जी बता रही थी आपको मसालेदार खाना पसंद है इसलिए। मम्मी जी ने तो ये भी बोला था बेटा कि 7:30 बजे तक टेबल पर नाश्ता लगा देना, वो तो तुझसे लगा नहीं, और अब खाना खराब बन गया है तो मुझ पर डाल रही है। प्रीति दोबारा से अमित के लिए नाश्ता बनाकर कमरे में लेकर आती है। 8 बजे के बाद मैं नाश्ता नहीं करता, बताया नहीं मम्मी ने तुम्हें? 10 बज रहे हैं, जा रहा हूँ दुकान। सॉरी ना जी, पहली गलती समझकर माफ कर दीजिए। और अपनी बीवी के सामने से अमित उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। ये तो पहली सुबह थी। अब आए दिन अमित किसी न किसी बात पर प्रीति पर अपने काम की फ्रस्ट्रेशन निकाल देता। एक रोज अमित अपने दुकान पर बैठा था कि दुकान के शीशे के दरवाजे से सड़क की दूसरी ओर उसे प्रीति पानी पूरी खाते दिख जाती है। शर्म लाज नहीं है इस लड़की को सरापी। शादी को 4 महीने हुए नहीं और सूट पहनकर मेन बाजार में पानी पूरी खा रही है।
आज इसकी खैर नहीं। अपने गुस्से को अपने मन में दबाए अमित रात को घर पहुंचता है। आप आ गए? आज मैंने आपकी फेवरेट काली दाल और मटर के पराठे बनाए हैं। दोपहर में आप कहाँ थी मम्मी? बेटा मैं तो तेरे पापा जी के साथ निर्मला के पोते के फंक्शन में गई थी, बताया तो था मैंने। आप घर पर थी नहीं, इसका फायदा आपकी बहू उठाकर सूट पहनकर बाजार में पानी पूरी उड़ा रही थी। क्यों प्रीति? वो मैं मम्मी जी वो। क्या अमित सच बोल रहा है बहू? उसने बाजार में तुम्हें ही देखा था? जी पापा जी। लगाइए पापा मम्मी जी को फोन। शादी के पहले ही जब इस बात पर डिस्कशन हो गई थी कि हमारे घर की औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती, तो बिना मुझे पूछे तुमने सूट पहना कैसे? किसको दिखाने जा रही थी? पहले तो मुझे लगा था बेटा कि प्रीति गलती जरूर करती है पर चारित्र की साफ है, पर आज तो मुझे भी शक हो रहा है। जिस शहर में ससुराल उसी में मायका, अब क्या पता किस पुराने आशिक के लिए सूट पहनकर गई थी। हे भगवान, भाभी तो बुरी फंस गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे कारण भाभी पर ऐसा इल्जाम लग जाएगा। दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आप ही तो मुझे। मैं क्या मुझे देखा था वहां पर भैया ने? नहीं ना, क्योंकि मैं वहां थी नहीं। आप झूठ मत बोलिए भाभी। बहस करने की कोई जरूरत नहीं है निशा। ऐसी कई टेढ़ी खीर को सीधा किया है मैंने। 2 दिन खाना नहीं मिलेगा ना तो सारा पुराना प्यार दिमाग से छू मंतर हो जाएगा। किचन में ताला लगा दो निशा। किचन खुलेगा तो सिर्फ हमारे खाने के लिए। प्रीति कोई छोटी सी बच्ची नहीं थी। 25 साल की एक लड़की थी जो आज एक घर की बहू थी, पर उसके साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा था जैसा कोई नौकरों के साथ भी नहीं करता। सुबह उठते ही झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब कुछ प्रीति कर रही थी, पर उसे खाना तक नसीब नहीं हो रहा था। मम्मी ने बोला था चुप रहना, झुक कर रहना, सब कुछ ठीक रहेगा, पर यहाँ पर तो कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा। सोचा था अमित जी के साथ साथ सभी को मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज दूंगी, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। ऐसी हालत में इतनी देर तक भूखा रहना मेरे लिए सही नहीं है। भूख से सर फटा जा रहा है। क्या करूं, कुछ खा लूं, पर कैसे? किचन में ताला लगा हुआ है। प्रीति अपना कमरा खंगालती है और अपने पति के ड्रॉर में फाइनली उसे एक बिस्किट का पैकेट मिल जाता है। प्रीति जैसे ही उसे फाड़कर पहली बिस्किट खाती है, अमित कमरे में आ जाता है और एक तमाचा अपनी बीवी के गाल पर जड़ देता है। आ गई ना अपनी औकात पर। चोरी कर रही थी तुम? आज बिस्किट की चोरी की है, कल को पैसे चुराने लगोगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? कोई चोरी नहीं की मैंने, ना ही मैं किसी लड़के से मिलने गई थी। मैं सिर्फ पानी पूरी खा रही थी, वो भी दीदी के कहने पर। मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा था तो। और जैसे ही प्रीति के मुंह से अमित उल्टा जवाब सुनता है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपनी बीवी के दूसरे गाल पर भी तमाचा जड़ देता है। आज तक मैं चुप रही क्योंकि मेरी माँ के संस्कार थे, पर मेरी माँ ने मुझे ये भी कहा था कि बेटी जिस दिन तेरे सही होने के बाद भी तेरे ससुराल वाले तेरे साथ गलत करेंगे, उस दिन तेरे मायके वाले ढाल बनकर तेरे आगे खड़े रहेंगे। मैं यहाँ अब एक पल नहीं रुकूंगी और इस तमाचे का जवाब तो मेरे घर वाले ही आपको देंगे। अपने ससुराल वालों को खुश करने की अपनी तमाम कोशिशों के बाद आज प्रीति हार कर अपना सामान बांधकर अपने मायके निकल जाती है। वो दरवाजे से अभी अंदर आई भी नहीं थी कि उसकी माँ कहती है, किससे पूछकर सूट पहना था तूने? हाँ, तुझे क्या बोला था? तेरी सास जो बोलेगी वही करेगी तू। अरे मम्मी, तुम भी सूट पर अटकी हुई हो। तुम्हारे दामाद ने मेरे गालों पर तमाचा मारा है। आज तक पापा ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, तुमने नहीं उठाया, तो वो होते कौन है मुझे मारने वाले? अरे तमाचा ही मारा है ना, कोई सर तो नहीं फोड़ दिया तुम्हारा। और शादी के बाद पति पत्नी के बीच ऐसे झगड़े होना आम बात है। पति अगर गर्म मिजाज का है तो तुम्हें जरा नरम होकर चलना चाहिए था। और गलती तुम्हारी होगी, वरना जीजाजी कोई पागल तो है नहीं जो अचानक ही आकर तुम्हें तमाचा मार देंगे। पति से मिला तमाचा प्रीति को उतना नहीं चुभा था जितना उसके मायके वालों की तरफ से मिला तमाचा चुभ जाता है। हर बार अपनी माँ की बात सुनकर चलने वाली प्रीति को जब अपनी माँ से ही धोखा मिलता है तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। प्रीति की हालत देखकर सोनिया उसके पीछे पीछे जाती है। अब शायद आपको समझ आ रहा होगा दीदी, क्यों मैं इन लोगों को उल्टा जवाब देती हूँ। मुझे पता है आपके मायके वाले कैसे हैं। अगर आपकी तरह मैं भी चुप रहती तो आपका भाई मुझ पर भी हाथ उठाने में वक्त नहीं लगाता। मेरा तो यही मानना है, पहले किसी को छेड़ो मत और कोई छेड़े तो उसे छोड़ो मत। मैं आपको जीजाजी से रिश्ता तोड़ने की सलाह तो नहीं दूंगी, उन्हें ठीक करने की सलाह दूंगी। पढ़ी लिखी हैं आप और आपको ये भी पता है कि पति जब पत्नी पर हाथ उठाए तो किस धारा के तहत पति पर केस किया जा सकता है।
और आज मिला ये धक्का प्रीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। रौद्र रूप में प्रीति अपने ससुराल पहुंचती है। बड़ी उछल कर गई थी अपने मायके तू बहू, क्या हुआ, मायके वालों ने रखा नहीं? बिल्कुल ठीक समझी आप मम्मी जी, मुझे तो मेरे मायके वालों ने नहीं रखा, पर आपके बेटे को उसके ससुराल वाले जरूर रख लेंगे और उसका ससुराल होगा जेल। आईपीसीसी की न जाने कितनी धाराएं लग जाएगी। मैं तो बस वही सोच रही हूँ, गर्भवती पत्नी पर हाथ उठाने का आरोप, उसे हर वक्त मानसिक उत्पीड़न देने का, अब ससुराल वालों पर दहेज लेने का आरोप। आप सबका क्या होगा मम्मी जी? और हाँ, मुझे ये भी पता है कि ये घर आप लोगों का अर्जा हुआ नहीं है, पैतृक संपत्ति है, और पैतृक संपत्ति पर तो पोते पड़पोते का हक होता ही है, और इस घर का वारिस मेरे पेट में पहले ही है। तो मैं आपके घर नहीं आई हूँ, मैं अपने घर आई हूँ। तूने बहू पर हाथ उठाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे बहू तो क्यों नाराज हो रही है? हमें कहाँ पता था कि तुम मियाँ बीवी के बीच की बात इतनी बिगड़ गई है। हमारी बहू माँ बनने वाली है और तूने ऐसे में उसका खाना बंद कर दिया। और मैं तो एक लगाऊंगा ना कान के नीचे, अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। मांग प्रीति से माफी और इस मैटर को खत्म कर। तू बैठ ना बहू, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। और सोनिया का छोड़ा हुआ तीर बिल्कुल सटीक बैठता है। जब तक प्रीति सुन रही थी लोग सुना रहे थे, और जैसे ही आज प्रीति दहाड़ती है सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इस दिन के बाद सभी को समझ में आ जाता है कि वो प्रीति पर चढ़कर नहीं रह सकते, और प्रीति अपने ससुराल वालों के साथ साथ मायके वालों को भी ठीक कर देती है।